देखो भैया चैप्टर 7 का रिवीजन कर देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हाँ, निर्देशांक ज्यामिति ना। हाँ, निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर है, ठीक है ना, हिंदी वालों के लिए। देखो तो जैसे आपके पास क्या हो, एक्स एक्सिस हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखो इसका। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मान लो ये 1 2 और ये क्या है 3 4, ये 1 2 3 4, ये वाई का माइनस नीचे होता है ना 1 2 3 4, एक्स का माइनस इधर होता है ना 1 2 3 4, ठीक ना। ये मतलब -1 -2 -3 है, ये भी -1 -2 -3 है, ठीक है ना। अगर इसी पे एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे ए हो, है बात समझ नहीं, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए का कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा और नीचे ए को, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स, देखो पहले हम एक्स एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस लेते हैं, फिर वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेते हैं, तो यही क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेट हो जाता है। एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है? 1 2 3, वाई एक्सिस पे कितना है? 1 और 2, तो इसका क्या हो जाएगा? 3, 2। आई बात समझ में? हाँ, इस तरीके से क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं किसी भी पॉइंट के, ठीक है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस हिसाब से लिए जाते हैं। अगर आपके पास एक पॉइंट क्या हो, एक पॉइंट आपके पास मान लो, इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी ना, लेकिन वाई की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। थर्ड में क्या होगा? एक्स की भी निगेटिव हो जाएगी और वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ तो एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है ना यहाँ पे, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। आई बात समझ में नहीं? तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हो, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट हम ले लिए यहाँ इस प्लेस पे, इस पॉइंट का नाम हमने बी लिख दिया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स पे कितनी डिस्टेंस है? 1 2, लेकिन माइनस में है ना, तो -2, और वाई पे कितनी डिस्टेंस है? 1 2, मान लो ये 3, ठीक है ना, ये 3 के सामने ही मान लो, क्योंकि हम लोग वैसे बना रहे हैं, रफली फिगर बना रहे हैं ना, तो 1 2 3, वाई पे क्या हो गया? -3, तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ? -2, -3। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फार्मूले के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ना, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमें क्या बताता है? किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला होता है। किसी दो पॉइंट के बीच जिसके कोऑर्डिनेट आपको क्या हो? पता हो, उन्हीं के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, याद क्या करोगे उस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं, पहले नोट वोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सब क्लास 9 में आप लोग क्या है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़े होंगे ना। पॉइंट दिए रहते थे, पूछा जाता था कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है ना, किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, या इस पॉइंट का क्या करो, कोऑर्डिनेट बताओ ना। एक चीज़ ये देखो, जैसे एक पॉइंट किसी एक्सिस पे हो, ये एक्स एक्सिस है ना, इस एक्सिस पे एक पॉइंट हो, तो यहाँ पे जिस एक्सिस पे होगा उसी एक्सिस पे डिस्टेंस होगी, और अदर एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। जैसे मान लो ये 1 है और ये क्या है? 2 है, तो इस मान लो इस पॉइंट का नाम ए है, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2, 0। आई बात समझ में? मान लो इस पे अगर हो तो ये क्या हो? 1 और ये 2 हो, तो ये क्या हो जाएगा? 0, 2। आई बात समझ में नहीं? एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला, जैसे आपके पास एक पॉइंट P हो, मान लो एक पॉइंट क्या हो? P हो, और P के कोऑर्डिनेट क्या हो? x1, y1, ठीक है ना। और एक पॉइंट आपके पास क्या हो? Q हो, और Q के कोऑर्डिनेट क्या हो? x2, y2। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस से क्या होती है? डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस किसके बीच की? डिस्टेंस PQ, P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसको नोट करोगे। ये डिस्टेंस फार्मूला है, P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके फॉर्म को थोड़ा चेंज करेंगे। देखो हम क्या करें, x1 - x2 भी लिख सकते हैं ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर
तो ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, किसी भी फॉर्म में लिखो, चाहे x1 को पहले लिख लो तो y1 को पहले लिखना पड़ेगा, और चाहे x2 को पहले लिख लो तो y2 को भी पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। नोट करो, फिर एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ना। हमें पेयर्स दिए गए हैं और इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, जैसे 2,3 एंड 4,1, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए पहले पॉइंट को क्या मान लो आप, x1 y1, दूसरे को क्या मान लो x2 y2 ना। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। देखो x1 y1 की वैल्यू क्या है 2,3 और x2 y2 की वैल्यू क्या है 4,1, ठीक है ना। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस क्या होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 ना, और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या आया 4 माइनस 2 किए तो 2 और 2 का स्क्वायर क्या आया 4, और 1 माइनस 3 किए तो क्या आया -2, और -2 का भी स्क्वायर क्या आया +4, ठीक ना। आई बात समझ में नहीं, हाँ। तो ये क्या हो गया 4 4 8, 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 अंडर रूट 2 आएगा। स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 अंडर रूट 2। अगर इसमें कोई यूनिट नहीं दी गई है तो यूनिट ही लिख दो सीधा, 2 अंडर रूट 2 यूनिट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी 2 अंडर रूट 2 यूनिट आएगी, ठीक है ना। इस तरीके से डिस्टेंस निकाली जाती है किसी दो पेयर ऑफ पॉइंट के बीच की, ठीक है। नोट करोगे इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 और पार्ट हैं, उसको भी आप क्या करोगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे ना। एक बार पढ़ाया गया, रिवीजन क्लास है, तो आप लोग इसको क्या करोगे खुद से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिस्टेंस निकालना है, इसको भी आप क्या करोगे खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको चेक करना है पॉइंट क्या है, कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है ना। बताना है कि है कि नहीं है, चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, 3 पॉइंट आपके पास हैं। एक पॉइंट क्या है 1,5, ठीक है ना, मान लो ये ए है। एक दूसरा पॉइंट क्या है 2,3, मान लो ये क्या है बी है। तीसरा पॉइंट क्या है -2, -11, मान लो ये क्या है सी। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, 3 पॉइंट क्या है कोलिनियर हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस देखो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होता है ए सी। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो गया तो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट, ठीक है ना। अगर इनके बीच की डिस्टेंस मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हुआ तो ये कोलिनियर है, अगर नहीं हुआ तो कोलिनियर नहीं है। समझ गए कि नहीं। तो आपको इसमें भी क्या करना है डिस्टेंस निकालना है ना। डिस्टेंस निकाल के चेक करना है कि पहले ए बी निकालो फिर बी सी निकालो, ठीक है ना, फिर ए सी निकालो। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ए सी की इक्वल होगी तो क्या है कोलिनियर है, नहीं है तो नहीं। आई बात समझ नहीं, ठीक है ना। कर लोगे करें हम बता दे तो बता देते हैं। देखो सीधा ही से कर ही देते हैं क्वेश्चन को इस पे। हाँ, फार्मूला ज़्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा जल्दी से कर देते हैं। ए बी क्या होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए बी देखो 2 - 1 ना, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। 2 - 1 मतलब क्या आया 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1 3 - 5 क्या है -2 का स्क्वायर ना। ये कितना हुआ 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या हुआ तो कितना आ गया ये 4 हुआ और ये 1 हुआ तो 5 आ गया ना। ए बी हो गया। बी सी निकालो बी सी। फिर इसमें भी लगाएंगे क्या है वही x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। -2 मिलकर क्या हुआ -4, -2 मिलकर क्या हुआ -4 का स्क्वायर, ठीक ना। और -11 -3 मिलकर क्या हुआ -14 का स्क्वायर। ये कितना होगा सॉल्व करने पे, ये कितना होगा 16
और ये कितना होगा 196। 16 और 196 को ऐड करो, कितना आएगा 6 6 मिल गए 12, कैरी 1 ना, 9 1 10 और 10 1 11, ठीक है ना। फिर कैरी 1 ये, ठीक है ना, ये आ गया, ए बी आया और बी सी आया। अब क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी निकाल लो। ए सी कैसे निकलेगा, हाँ इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान हो गया ना, तो -2 -1 मिलके -3 का स्क्वायर और -11 -5, -11 -5 मिलके क्या हुआ -16 ना भैया, -16 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 9 और ये क्या हो गया 256, ठीक है ना। 16 का स्क्वायर 256 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ऐड करोगे तो कितना आएगा, हाँ 265, ठीक है ना। तो अब देखो क्या ए सी की वैल्यू, जो ए सी की वैल्यू है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल है, नहीं है ना। तो हम लिखेंगे सिंस ए सी नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है ना, ठीक है ना, पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं, यही चेक करना था ये कोलिनियर है कि नहीं है, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है ना। आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ये, देखो ये ट्रायंगल हम बनाए, ठीक है ना, मान लो ये ए, ये बी और ये सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 5, -2 और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 6, 4 और सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 7, -2। चेक करना है ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है कि नहीं, खुद से करोगे, हम नहीं करेंगे। आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए क्या होता है, कोई दो साइड इक्वल हो जाए, मीन्स आप क्या निकालो, ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो, ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। इसमें से किसी दो साइड की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल हो जाए, चाहे ए बी की वैल्यू बी सी के इक्वल हो जाए तब भी ये क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स हो जाएगा, या बी सी की वैल्यू ए सी के इक्वल हो जाए, बी सी की वैल्यू क्या हो, किसके इक्वल हो जाए, ए सी के, तब भी क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा, या ए सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, ए बी के, तब भी क्या होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। किसी भी दो साइड के इक्वल होते ही ये तुरंत क्या बन जाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल बन जाएगा। मीन्स आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ए बी की वैल्यू निकालना है, बी सी की वैल्यू निकालना है और ए सी की वैल्यू निकालना है। ए बी की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी ना, x2 - x1 और y2 - y1, ठीक है ना। बी सी की वैल्यू भी निकल जाएगी, इसी तरीके से ए सी की वैल्यू भी निकल जाएगी। वैल्यू निकालने के बाद आप चेक करोगे कि कोई दो वैल्यू इक्वल आई कि नहीं, कोई दो वैल्यू इक्वल आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। अगर दो वैल्यू इक्वल नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको इरेज कर देते हैं, करोगे यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए थोड़ा सा हम आपको क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता देते हैं। जब आप क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म के बारे में जानोगे, कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर पाओगे, ठीक है ना। देखो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप होते हैं, ठीक है ना, टाइप्स। देखो सबसे पहले तो हम बताते हैं क्या आपको, रोम्बस से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है पता है, क्वाड्री मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड। जिसके पास 4 साइड होगी सब क्या होंगे, क्वाड्रिलेटरल होंगे, ठीक ना। जिसके पास 4 साइड होगी सब क्या होंगे, क्वाड्रिलेटरल होंगे। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस कब होगा, ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रोम्बस कैसे होगा, कब रोम्बस होगा पता है, जब इसकी 4 साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे ए बी सी डी, ठीक ना, ये रोम्बस है आपके पास। तो अगर ए बी बी सी सी डी और डी ए सब इक्वल हो जाए तो क्या होगा, रोम्बस होगा। सब इक्वल हो जाए मीन्स इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल बी सी इक्वल
सी डी और इक्वल डी ए। अगर ये चीज़ आपको मिल जाती है तो ए बी सी डी इज रोम्बस ना। इफ ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू डी ए, तो इम्प्लाइज दैट ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो ए बी सी डी क्या होगा? एक रोम्बस होगा। क्या होगा? आई बात समझ नहीं? इतने से ही क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, हाँ, स्क्वायर रोम्बस नहीं होता। देखो सही सोच रहे हो आप। स्क्वायर क्या होता है? फिर देखो तुरंत ही स्क्वायर की बात कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी ना। स्क्वायर क्या होता है? ठीक है ना, आप तो इसको क्या जानते थे? स्क्वायर समझते थे ना, जिसकी 4 साइड इक्वल आती थी ना। स्क्वायर के लिए एक बात और भी होना जरूरी है, ए बी सी डी। ठीक है ना, अगर ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू डी ए, मीन्स 4 साइड इसकी क्या हो जाए? इक्वल, और सभी एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री के। सभी एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री के। तब ये क्या हो सकता है? स्क्वायर हो सकता है। मीन्स एक रोम्बस क्या हो जाएगा? फिर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। इसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं ना। इफ ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू सी डी ना, और सी बी सी इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू डी ए, ये भी हो जाए। एंड ठीक है ना, एंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सब क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। देन ए बी सी डी इज आई बात समझे कि नहीं? तब ए बी सी डी क्या होगा? स्क्वायर होगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, रोम्बस में स्क्वायर में फर्क है। रोम्बस में केवल साइड इक्वल हो जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे। केवल साइड इक्वल हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे। और एंगल भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हम क्या कहेंगे? स्क्वायर। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है। किसका फार्मूला लगाना है? तो एंगल तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, तो डायगोनल लेंगे। हाँ, तो क्या लेंगे? डायगोनल लेंगे। देखो इसके लिए क्या होगा? केवल साइड इक्वल हो जाएगी तो रोम्बस, अगर डायगोनल भी इक्वल हो जाएगी तो स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूले के लिए, अगर डिस्टेंस फार्मूला से चेक करना है किसी क्वाड्रिलेटरल को, तो अगर केवल साइड इक्वल हो जाएगी तो क्या है? रोम्बस है। और अगर उसकी डायगोनल भी इक्वल हो जाएगी तो क्या है? स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ, तो आप एक केस और भी लिखोगे, डायगोनल ए सी इक्वल टू डी बी। ओपन करो भैया, पूरा सही से ओपन करो, दिख रहा है। आई बात समझ में नहीं? समझ गए कि नहीं? आप डायगोनल को भी चेक करोगे, अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाएगी, डायगोनल भी इक्वल आ जाएगी, तब ए बी सी डी क्या होगा? स्क्वायर होगा। अदरवाइज वो क्या रहेगा? रोम्बस ही रहेगा। ठीक है ना। नोट करो इसको, इतनी बातें नोट करो। देखो आगे देखो क्या क्या बताया हम? रोम्बस बता दिए, स्क्वायर बता दिए ना। इसी तरीके से होता है क्या? पैरेललोग्राम। ठीक है ना। पैरेललोग्राम क्या होता है? अगर ऐसे आपके पास एक फिगर हो ए बी सी डी, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक ना। इस क्वाड्रिलेटरल में देखो ध्यान से, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आपके पास क्या हो जाए? ए बी किसके इक्वल हो जाए? सी डी के, और ए डी किसके इक्वल हो जाए? बी सी के, तब ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम ना। मीन्स इसकी डायगोनल इक्वल नहीं होंगी, डायगोनल इक्वल नहीं होंगी। जैसे ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। implies that ABCD is a पैरेललोग्राम। आई बात समझ नहीं? हाँ, और पैरेललोग्राम स्क्वायर कैसे, ओ सॉरी स्क्वायर कह रहे हैं, रेक्टेंगल कैसे बनेगा? पैरेललोग्राम क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। कब? जब उसकी डायगोनल भी क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री की बात ना करो, क्योंकि डिग्री हम लोग तो निकाल ही नहीं पाएंगे ना डिस्टेंस फार्मूला से ना। तो ए बी सी और डी, ठीक ना। अगर ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी एंड डायगोनल बी डी, डायगोनल बी डी इक्वल टू डायगोनल ए सी। अगर डायगोनल बी डी की वैल्यू डायगोनल ए सी की इक्वल आ जाएगी तो फिर ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। ये क्या है? आई बात सुनो नहीं? रेक्टेंगल हो जाएगा। मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी।
एंड, ये केस फर्स्ट है। और दूसरी बात क्या होगी आपके पास, दूसरी कंडीशन क्या होगी, डायगोनल AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD implies that ABCD is a rectangle। भाई बात समझ में नहीं, हाँ, तब ABCD क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, जब डायगोनल भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो एक फिगर दिया गया है ना, चंपा चमेली 2 स्टूडेंट हैं, एक क्लास का फिगर दिया गया है ना, उस क्लास में चंपा चमेली क्या हुए, इंटर किए और चेक किए कि 4 स्टूडेंट बैठे थे वहाँ पे ABCD, तो क्या वो एक स्क्वायर बनाते हैं कि नहीं, यही बताना है। ABCD एक स्क्वायर है कि नहीं, यही बताना है। सबसे पहले क्या करना है, ABCD के कोऑर्डिनेट क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A यहाँ पे है ना, A यहाँ पे है, D यहाँ पे है, C यहाँ पे है और B यहाँ पे है। फिगर आप बुक में देखोगे बात समझ में आएगी। ठीक है ना, ये देखो इस तरीके से ABCD बना। ठीक ना, A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A का कोऑर्डिनेट देखो x पे 3 और y पे 4 है ना, तो 3,4 और इसका D का कोऑर्डिनेट क्या होगा 6,1 ना, x पे 6 डिस्टेंस और y पे 1 डिस्टेंस है ना, और C का कोऑर्डिनेट क्या होगा 9,4 और B का कोऑर्डिनेट क्या होगा 6,7। चेक करना है कि ABCD एक स्क्वायर है कि नहीं। कैसे चेक करोगे, आप क्या क्या निकालोगे, आप निकालोगे पहले AB, क्या निकालोगे AB, BC भी निकाल लोगे, CD भी निकाल लोगे और AD भी निकाल लोगे, और इसकी डायगोनल BD एक डायगोनल है और दूसरी डायगोनल क्या है AC, BD और AC भी निकाल लोगे ना। केस फर्स्ट में क्या होना चाहिए, स्क्वायर होने के लिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA आना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि ये चीज़ें इक्वल आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि AC इक्वल टू क्या आना चाहिए, BD भी आना चाहिए। आई बात समझ में, इसकी वैल्यू कोई दूसरी हो सकती है लेकिन सब क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे AB की वैल्यू मान लो क्या आ रही है K, तो BC की वैल्यू भी क्या आएगी K, CD की वैल्यू भी क्या आएगी K और DA की वैल्यू भी क्या आएगी K, और डायगोनल AC की वैल्यू मान लो क्या आ रही है L, मान लो क्या आ रही है L आ रही है, AC की वैल्यू मान लो क्या आ रही है L, तो BD की वैल्यू भी क्या आएगी L ही आएगी। आई बात समझ में कि नहीं, तब ABCD क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो स्क्वायर नहीं होगा। समझ गए कि नहीं, डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना और कुछ करना नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, 6 में भी यही चेक करना है कि किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। आप क्या करोगे, 4 पॉइंट दिए हैं, उन 4 पॉइंट को ABCD बना लोगे। जैसे 4 पॉइंट आपको दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट देखो, जैसे -1, -2 एक पॉइंट दिया है ना, और 1, 0 एक दूसरा पॉइंट दिया है, -1, 2 एक तीसरा पॉइंट दिया है, -3, 4 ये एक चौथा पॉइंट दिया है ना। इसको A, B, C और D बना लो। ठीक है ना, तो अगर ABCD इस तरीके से आप बनाए A, B, C और D, ठीक है ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, AB निकालोगे, BC निकालोगे, CD निकालोगे और AD निकालोगे, AC भी निकालोगे और BD भी निकालोगे। फिर आपको पता चल जाएगा किस तरीके का कोऑर्डिनेटर है। अगर आपको क्या मिल गया, सब वैल्यू इक्वल मिल गई, मतलब AB इक्वल टू BC मिल गया और BC इक्वल टू CD मिल गया और CD इक्वल टू DA मिल गया, और इसकी डायगोनल भी आपस में क्या मिल गया, इक्वल, तो क्या लिखोगे इसको, स्क्वायर लिखोगे। अगर डायगोनल इक्वल नहीं मिली, 4 साइड इक्वल मिली, तो क्या लिखोगे, रोम्बस। डायगोनल इक्वल नहीं मिली, 4 साइड इक्वल मिली, तो क्या लिखोगे, रोम्बस। ठीक ना, अगर लेंथ के इक्वल मिली और ब्रेथ के इक्वल मिली, तो क्या लिखोगे, पैरेललोग्राम। अगर लेंथ के इक्वल मिली, ब्रेथ के इक्वल मिली और डायगोनल भी इक्वल मिली, तो क्या लिखोगे, रेक्टेंगल। लिख लोगे ना, क्वेश्चन सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है ना, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, और 2 गिवन पॉइंट से वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो उसी पॉइंट एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट है उसकी क्या निकालना है, फाइंड करना। ठीक है, लेट ए पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट क्या होगा, लेट कर लो,
अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0, अगर वाई एक्सिस पे होता तो एक्स की वैल्यू 0 होती। अभी बात समझ, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लो a, 0, पॉइंट क्या हो गया a, 0, 0 क्यों लिया, वाई की वैल्यू 0 होगी एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। ये पॉइंट, दो पॉइंट जो दिए गए उससे क्या है इक्वी डिस्टेंस है। मान लो इस पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट का नाम क्या है P है। गिवन क्या है आपके पास, दो पॉइंट, एक पॉइंट A है, A की वैल्यू क्या है 2, -5, और एक पॉइंट B है आपके पास -2, 9। ये तो दो पॉइंट क्या है आपके पास गिवन है। ये जो पॉइंट P है इसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस क्या इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया है ये, ठीक है ना। P A की वैल्यू किसके इक्वल है, P B के इक्वल है। तो इस पॉइंट P को आपको क्या करना है, फाइंड करना है ना, इक्वी डिस्टेंस है। P A की वैल्यू किसके इक्वल है, P B के इक्वल है। तो P A कैसे निकलेगा, फार्मूला से निकलेगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो a - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 माइनस क्या होगा प्लस 0 - -5। तो एक बार माइनस आता फार्मूले का, एक बार यहाँ पे माइनस है, तो माइनस क्या हो गया 0 + 5 का होल स्क्वायर। फिर √PB क्या होगा, a -2 है तो माइनस क्या हो गया प्लस a + 2 का होल स्क्वायर और 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट दोनों तरफ से क्या होगा हट जाएगा। ये हो गया a - 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया 5 का स्क्वायर 25। ये हो गया a + 2 का होल स्क्वायर और 0 + 9 मिलके क्या होगा 0 - 9 मिलके -9 और -9 का स्क्वायर क्या होगा +81। इस पे होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, इस पे क्या करोगे होल स्क्वायर फार्मूला लगाओगे a - 2 का a स्क्वायर ना प्लस b स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 -2 भी 2 × 2 = 4a। इसमें प्लस का a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 × 2 = 4a, ठीक है ना। जो कट्टे काट दो, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, +4 से +4 कैंसिल, ये -4 है a + 4 है कैंसिल नहीं होगा ना, इसको इधर ले आओ -4a -4a ना, इसको उधर ले जाओ 81 - 25, ये क्या हो गया -8a, ये क्या हो गया माइनस करने से, हाँ 11 से 5 6, 7 से 2 5 ना, तो ये क्या हो गया a की वैल्यू क्या हो गई 56/7 -8/-8, ये इधर आएगा -8 ना, तो 8 × 7 = 56, तो आंसर क्या आएगा -7। a की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई a की वैल्यू -7 आ गई। तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट P ही तो लेट किए थे, देयरफॉर पॉइंट आपका क्या हो गया, हाँ a की वैल्यू रख दो यहीं पे ना -7, 0, यही क्या हो गया आंसर। समझे कि नहीं, जब a निकल गया तो पॉइंट भी निकल गया, समझ लो। सर एक ही जगह x रख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, a को आपको लेट करना था, आप a को कुछ भी लेट कर लो, l लेट कर लो ना, b लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, तो जिसको लेट करोगे उसी को निकालोगे। क्वेश्चन पे दिया गया था कि एक पॉइंट को आपको फाइंड करना है, वो कहाँ पे है x एक्सिस पे, एक पॉइंट कहाँ पे है x एक्सिस पे। तो पॉइंट को हमने क्या लेट किया P, तो उसके कोऑर्डिनेट को हमने क्या माना a, 0, एक क्या है वैल्यू x एक्सिस की जिसको क्या करना फाइंड, और y की वैल्यू तो 0 रहेगी क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है, और दो पॉइंट दिए गए थे। हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या है इक्वल, मतलब P A की वैल्यू किसके इक्वल है P B की, तो हमने लिखा P A = P B। तो हमने इस पर क्या किया P A का फार्मूला लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला, तो ये आ गया। फिर इस पर P B का फार्मूला लगाया डिस्टेंस फार्मूला, तो ये आ गया। स्क्वायर दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से क्या होगा स्क्वायर रूट हट जाएगा। फिर इसी कैलकुलेशन को सॉल्व किया गया, सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू आ गई। जब a की वैल्यू आ गई तो समझ लो पॉइंट भी आ गया, ठीक है ना, समझ गए ना।